नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड विधानसभा में डिजिटल बजट सत्र की शुरुआत। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल गुरमीत सिंह का हुआ अभिभाषण। सीएम धामी ने विपक्ष के रवैये और हंगामे पर जताई नाराजगी। हरिद्वार के रानीपुर बीजेपी विधायक आशीष चौहान को फोन पर मिली धमकी। पार्टी फंड के लिए 5 लाख रुपए की मांग। शिकायत पर बहादुराबाद थाने में मुकदमा दर्ज। रामनगर में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 किलो गांजे के साथ आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने बाइक की सीज। तस्कर को कोर्ट में किया पेश। आखिर पकड़ा ही गया हमलावर बाघ। रामनगर के ककबर में बाघ से थी दहशत। कई लोगों को कर चुका घायल। देर रात पार्क में टाइगर को किया ट्रैंकुलाइज। और चंपावत के बेलखेत के लोगों को क्वेराला नदी से हो रहे भूकटाव से भयभीत। जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर कटाव रोकने की मांग। मकानों के बहने का बना हुआ डर। उत्तराखंड विधानसभा में डिजिटल बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल गुरमीत सिंह का अभिभाषण हुआ था। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुए बजट सत्र में राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियां और विकास योजनाओं को सदन के पटल पर रखा, जिसमें कई विकास कार्यों का उल्लेख किया गया। राज्यपाल के अभिभाषण पर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रतिक्रिया सामने आई है। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि राज्यपाल का अभिभाषण हमारी सरकार का रोड मैप है। उन्होंने कहा कि हर तरीके से उत्तराखंड आगे बढ़े, इस पर सरकार प्राथमिकता से काम कर रही है। आज बजट सत्र का शुभारंभ हुआ है और माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से इस बजट सत्र की शुरुआत हुई है। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हमारी सरकार का रोड मैप है और जो भी वक्तव्य आज जो भी भाषण माननीय राज्यपाल महोदय ने दिया है उसको रोड मैप मानकर उसको आगे के लिए करने वाले कामों की प्राथमिकता में रखकर हमारी सरकार उस पर आगे बढ़ेगी। और ये जो वर्ष है, हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य का ये 25वां वर्ष है, रजत जयंती वर्ष है और इस रजत जयंती वर्ष को सरकार राज्य को समर्पित करते हुए नवाचारों को लेकर आगे बढ़ेगी, एक संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सीएम धामी ने विपक्ष के रवैये और हंगामे पर नाराजगी जताई है। सीएम ने कहा कि विधानसभा का सत्र काफी महत्वपूर्ण होता है। सदन में हंगामा करके विपक्ष के नेता धन और समय की बर्बादी करते हैं। ऐसे में विपक्ष के नेताओं का ये आचरण ठीक नहीं है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ये सदन बहुत गरिमा का सदन होता है। पक्ष विपक्ष मिलकर 70 लोग इस सदन को चलाते हैं, इस सदन का संचालन करते हैं और ये पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी होती है कि सदन ठीक प्रकार से चले। इस प्रकार का आचरण ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हमारी महिला विधायकें भी हैं, हमारी मातृशक्ति है, पूरा सदन हमको देखता है, पूरे सदन को पूरा राज्य देखता है, सबकी नज़रें यहाँ होती हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि जो है कि सदन की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। सदन की अवधि जो बढ़ाई गई या सदन की जो अवधि रखी गई है उस अवधि में आप चर्चा नहीं करते हैं, अनावश्यक जो राज्य के संसाधन हैं उनके खराब करते हैं और जो समय राज्य के विकास के लिए चर्चा में लगाया जाना चाहिए उसको केवल हल्ला करके उसको समाप्त करते हैं, उसको नष्ट करते हैं।
उत्तराखंड में बजट सत्र के दौरान सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने पूरा होमवर्क किया है। मूल निवास, भू कानून, स्मार्ट मीटर, भ्रष्टाचार कानून व्यवस्था के साथ साथ स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर विपक्ष प्रदेश सरकार को घेरेगा। जहां एक ओर विपक्ष भू कानून को लेकर मुखर होता दिखाई दे रहा, तो वहीं दूसरी ओर ये माना जा रहा है कि इस सत्र में सरकार भू कानून बिल को सदन के पटल पर रख सकती है। कल यानी कि 19 फरवरी को विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही। माना जा रहा है कि इस बैठक में कैबिनेट के जरिए भू कानून बिल को मंजूरी देकर सदन के पटल पर रखा जाएगा। देखिए, राज्यवासियों की जो भावनाएं हैं, जो उनकी अपेक्षाएं हैं, क्योंकि सभी को लगता है कि उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड राज्य की स्थापना के 25वें साल में प्रवेश करने में उत्तराखंड राज्य के अंदर भाजपा की सरकार वो सभी काम करेगी जो जन भावनाओं के अनुरूप हैं, चाहे वो भू कानून हो या अन्य कोई कानून हो, संकल्प हो, सभी। उत्तराखंड में बजट सत्र चल रहा। इधर कांग्रेस ने बजट सत्र के दौरान सरकार को सदन के साथ साथ सड़क पर घेरने का भी ऐलान कर दिया है। प्रदेश मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि राज्य में यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता के विरोध में 20 फरवरी को कांग्रेस विधानसभा का घेराव करने वाली है और इस कानून को वापस लेने के लिए हर संभव प्रयास भी करेगी। देखिए, 20 तारीख को कांग्रेस पार्टी एक बड़ा प्रदर्शन देहरादून में करेगी। हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे, उस पर हम लिव इन रिलेशनशिप को लेकर सरकार को घेरेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ये जनमत संग्रह जो हम करने जा रहे हैं, इसके माध्यम से हम सरकार पर दबाव बनाएं और इस कानून को बदलने के लिए हम पूरी ताकत लगाएंगे। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद से ही लगातार राजनीति गर्मा गई है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मीडिया से बातचीत करते हुए करण माहरा ने कहा कि कांग्रेस ने 10 प्रश्नों का एक जनमत संग्रह आम जनता को जागरूक करने के लिए जारी किया है। साथ ही उन्होंने यूसीसी पर कहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता घर घर जाकर आम जनता से यूसीसी की मान्यता को कानूनी दर्जा देने के लिए सहमति और असहमति जानेगा। देखिए, ये जनमत संग्रह के लिए हमने फॉर्म जारी किया है। इसमें हमने 10 बिंदु रखे हैं जिसमें हमने सहमति या ना सहमति का फॉर्म है। इसको हमारा कार्यकर्ता घर घर लेके जाएगा, वहाँ माँ बहनों से, अपने बुजुर्गों से बातचीत करेगा, यहाँ तक युवा साथियों से भी बातचीत करेगा और उनसे इन फॉर्म्स को फिलअप कराएंगे, जहाँ वो अपना नाम, जिला और दिन लिखेंगे कब का है, और अगर वो चाहें स्वेच्छा से अपना फ़ोन नंबर भी इसमें दे सकते हैं। और एक हम ये डाटा तैयार कर रहे हैं जिससे हम बाद में इस डाटा को पूरा एक लिपिबद्ध करके राष्ट्रपति को भेजेंगे और इस बहाने से, इस जनमत संग्रह से हम अवेयरनेस भी फैला सकते हैं। हम जनता को इस चीज़ के लिए खड़ा करेंगे कि वो इस लिव इन रिलेशनशिप के कानून को बदलने के लिए सड़कों पर उतरे और सरकार पर दबाव बनाए कि ये कानून बदले। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने राज्य में विद्युत दरों के वृद्धि प्रस्ताव पर मंगलवार को लोहाघाट ब्लॉक सभागार में जन सुनवाई की है, जिसमें आयोग के अध्यक्ष मदन लाल प्रसाद और आयोग के सदस्यों ने उपभोक्ताओं को सुना है। आयोग अध्यक्ष ने जानकारी दी और बताया कि राज्य की विद्युत कंपनियां यूपीसीएल, पिटुकुल, यूजेवीएन लिमिटेड और एसएलडीसी के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 की विद्युत दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसमें समस्त विद्युत कंपनियों के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के टैरिफ में 29.23% की वृद्धि प्रस्तावित की गई है। अभी यहाँ पर जो टैरिफ की सुनवाई हुई 23-24 का ट्रू अप जो पुराने खर्चे रह गए हैं, 24-25 परफॉर्मेंस रिव्यू, 25-26 से लेकर 27-28 3 साल का टैरिफ। यहाँ पर जो भी सामान्य उपभोक्ता आए थे अपनी अपनी बात रखी और जो उससे संबंधित विभाग है यूपीसीएल, उन्होंने अपने तर्क दिए। इन सब पहलुओं पर विचार करते हुए
ये विचार किया जाएगा कि टैरिफ बढ़ाना उचित है या नहीं है। इसके साथ ही कुछ समस्याएं जैसे यहाँ की थी, लाइन शिफ्टिंग का, समय पर बिल न मिलना, तो इसके लिए पीसीएल ने ब्रीफ बताया, मीटर रीडर की व्यवस्था की, जो प्रोविजन है गवर्नमेंट का जीओ है 35 मतलब 30 विधायक निधि से या एमपी निधि से आता है, 35 पीसीएल बियर करता है और 35 गवर्नमेंट बियर करती है। यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। राज्य के खुशहाल सपनों को साकार करती हुई विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। राष्ट्रीय फलक पर बन रही है उत्तराखंड की विशिष्ट पहचान। सीएम डैशबोर्ड, सीएम हेल्पलाइन और सेवा के अधिकार से आम जनता को मिल रही है सुविधा। महिला सशक्तिकरण के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को उत्तराखंड सरकार दे रही है बिना ब्याज के 5 लाख का ऋण। बहन बेटियों के लिए प्रदेश में खुल रहे हैं तरक्की के द्वार। सरकार का ये बहुत ही अच्छा कदम है महिला सशक्तिकरण के लिए। पहले हम जो थे थोड़े पैसों के लिए पति पे, बच्चों पे निर्भर रहते थे, लेकिन अब जो है एक महिला सशक्त हो गई है समूह के माध्यम से। इससे हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो समय समय पर हमें ऋण आदि की सुविधा भी हमें देते हैं, जिससे हमारी और अधिक हम लोग ग्रोथ कर पा रहे हैं। इन्वेस्टर समिट के बाद उत्तराखंड बना है निवेशकों की पहली पसंद। उद्यमों की स्थापना होने से हर हाथ को मिला है रोजगार। होम स्टे बने हैं ग्रामीणों की आजीविका के साधन। अटल आयुष्मान योजना के तहत राज्य के प्रति परिवार को 5 लाख की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा कराई जा रही है उपलब्ध। दीनदयाल उत्तराखंड ग्रामीण आवास योजना से गरीबों के घर का सपना हो रहा है साकार। राज्य के लोगों को सड़क, रेल और हवाई सेवाएं मुहैया कराने के लिए ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग व उड़ान योजना पर तेजी से हो रहा है कार्य। किसानों की आय दोगुना करने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा 80% सब्सिडी पर दिए जा रहे हैं फार्म मशीनरी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना ने युवाओं के लिए खोल दिए हैं स्वरोजगार के द्वार। जो कहा वो किया। नए विजन और नए सृजन के साथ आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। ऊधम सिंह नगर में ग्रीष्मकालीन धान एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा ग्रीष्मकालीन धान की खेती पर रोक लगाए जाने के खिलाफ कांग्रेस ने किसानों को साथ लेकर एक बड़ा आंदोलन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने विपक्ष पर निशाना साधा और विपक्ष को उद्यमी विपक्ष बताया है। क्या अधिकारी जो चाहे आएंगे तराई का फैसला ले लेंगे, धान नहीं लगेगा? क्या उनकी खेती है, उन्होंने जमीनें दी, हमने जंगल काट कर यहाँ पर खेती योग्य जमीनें बनाई है, मेहनत की है। तराई के अंदर फैक्ट्री लग जाए, अभी हमारे साथी कह रहे थे, तो पानी लाखों करोड़ों लीटर पानी चला जाता है और किसान एक धान लगा दे तो पेट में दर्द हो जाती है। लगेगा धान, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अधिकारी कार्यालय के बाहर परमानेंट टेंट गड़ेगा किसानों का, तिलकराज भेड़ का टेंट लगेगा जब तक ये अनुमति हटेगी नहीं। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करनी पड़ी कि विपक्ष ऊधम सिंह नगर उद्यमी विपक्ष है, वो नकारात्मक बात कर रहा है। धान खरीद के लिए आज कुछ विपक्षी लोगों का बयान आया कि सरकार दूसरी फसल नहीं और धान की दूसरी फसल को रोक रही है। हमारी कृषि अधिकारी से बात हुई, जिलाधिकारी से बात हुई और सरकार का प्रयास है क्योंकि इस बार भूतल जो जल का स्तर है वो नीचे गया है और सरकार ने इसमें गोष्ठियां करी किसानों की। तय हुआ कि जो 4-5 फसलें हैं विकल्प के रूप में मक्का और
गन्ना, दलहनी फसलें, सब्जियों और बागवानी, इसको बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। और जहां तक किसान को अगर धान की दूसरी फसल लगानी है तो एजेंट्स को निर्देश दिए गए हैं कि किसान जाएगा, वो बताएगा कि हमारे यहाँ ये दिक्कत नहीं है पानी की, तो निश्चित रूप से वो जो चाहेगा, क्योंकि किसान स्वतंत्र है, उसको जो चाहिए। किसान हमारा अन्नदाता है, सरकार किसान के बारे में चिंता करती है। 17वां कृषि विज्ञान सम्मेलन का आयोजन पंतनगर कृषि यूनिवर्सिटी पंतनगर में 20 फरवरी से 22 फरवरी तक होना है। इसके लिए यूनिवर्सिटी के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 2 साल में एक बार होने वाले इस सम्मेलन में देश और विदेश से लगभग 3,500 डेलीगेट्स सम्मेलन में हिस्सा लेने आ रहे हैं। इसके अलावा विदेशों के कृषि वैज्ञानिक भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम अब तक देश भर से 1500 लोगों ने इस कार्यक्रम में अपने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। कार्यक्रम में खेती में कैसे बेहतर किया जा सकता है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। अकादमी जो है हमारा नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस के जो तत्वाधान में और पंतनगर विश्वविद्यालय के साथ मिलके ये 17वीं जो किसान और कृषि जो सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, और इसमें लगभग 3,000 से ज्यादा इसमें डेलीगेट्स भाग लेंगे। उसमें विदेश के भी हैं, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्लोवेनिया, नेपाल के और चिली, ये लोग सब इसमें आएंगे। और जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कृषि क्षेत्र पर कार्य कर रहे हैं, उन लोगों के भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनके बड़े बड़े अधिकारी भी इसमें आएंगे, वैज्ञानिक आएंगे। रामनगर में मंगलवार को वन ग्राम विकास संघर्ष समिति के तहत दर्जनों ग्रामीणों ने जल निगम कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। साथ ही प्रदर्शन करते हुए कार्यालय में धरना दिया है। समिति के अध्यक्ष एस लाल ने बताया है कि कुछ साल पहले ग्राम कालू सिद्ध नई बस्ती और नई बस्ती पूछड़ी क्षेत्र में जल निगम के द्वारा जल जीवन मिशन योजना के पूछड़ी पंपिंग योजना के तहत सर्वे के बाद पाइपलाइन बिछाने का काम किया गया था। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी का नारा है कि हर घर जल, हर घर नल, लेकिन इन ग्रामीण क्षेत्रों में विभाग के जिम्मेदार अधिकारी प्रधानमंत्री के नारे को ही पलीता लगा रहे। उन्होंने कहा कि विभाग के द्वारा करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से ये पाइपलाइन बिछाई जानी थी, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण ये पाइपलाइन कालू सिद्ध नई बस्ती तक पहुंच ही नहीं पाई है। तो वहाँ जो बाहर के लोग आए हैं, जिन्होंने खरीद करके जो मकाने बना रहे हैं, उनको तो 3 इंच की लाइन डाल करके कनेक्शन दे दिए गए हैं। और जो बरसों से यहाँ रह रहे हैं, वो गरीब मजदूर लोग हैं, उनको आज तक इन्होंने उनको कनेक्शन नहीं दिया। हमने बार बार विभाग से अनुरोध किया, 1 साल से लगातार हम एप्लीकेशन भेजते रह रहे हैं कि साहब ये हमारा एक काम कर दीजिए। आश्वासन के सिवा हमको कुछ नहीं मिला। रुड़की के नगर निगम सभागार में आयोजित तहसील दिवस में कुल 34 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनमें से अधिकतर का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया था। हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुना है और संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। आज तहसील दिवस रुड़की तहसील में आयोजित हुआ है। सभी जिला स्तरीय अधिकारी यहाँ उपस्थित थे और इसमें कुल 34 शिकायतें आज प्राप्त हुई हैं, जिसमें से कतिपय शिकायतों पे तत्काल मौके पे भेजा गया है समाधान के लिए, और कतिपय शिकायतों के लिए लोगों को निर्देशित किया गया विभागों को कि तत्काल उनकी शिकायत का समाधान करके यहाँ पर भेजें। इसके अलावा 4 शिकायतें पुरानी तहसील दिवसों की पेंडिंग थी, उनके बारे में व्यक्ति करके चर्चा हुई है और निर्देश दिए गए हैं कि उनको 3-4 दिन के अंदर समाधान करके यहाँ पर भेज दें। मुख्य रूप से आज यहाँ पर पुलिस विभाग की समस्याएं थी और राजस्व की समस्याएं थी और नगर निगम की समस्याएं थी। इन 3 विभागों की ज्यादा समस्याएं आज आई हैं। बाद जो शिकायत आई थी उनके बताता रहा हूँ कि केवल 4 शिकायतें बची हुई थी, बाकी का समाधान आ गया है। उन 4 को निर्देशित किया गया कि तत्काल वो लोग भी समाधान करके भेज दें। बाकी इस बार जो 34 आई हैं, इनकी भी जो है हफ्ते 10 दिन में शिकायत का समाधान करके लोग भेज देंगे। कुछ तत्काल प्रकृति के हैं, उसमें आजकल भी समाधान करके भेज देंगे।
सितारगंज से खबर है, जहां विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने सितारगंज में पहुंचकर उपजिलाधिकारी को नगर के ग्राम पंडरी स्थित मंदिर के पास कच्ची शराब और मांस की बिक्री को प्रतिबंधित किए जाने को लेकर एक शिकायती पत्र सौंपा है, जिसमें कहा गया कि कुछ व्यक्तियों की ओर से हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा, जो कि अत्यंत दुखद और निंदनीय है। सितारगंज के ग्राम पंडरी स्थित मंदिर के पास कुछ हिंदू विरोधी व्यक्तियों के द्वारा कच्ची शराब और मांस की बिक्री धड़ल्ले से की जा रही, जिससे शांतिप्रिय क्षेत्र में अशांति का माहौल उत्पन्न हो रहा है। इस अवैध कच्ची शराब और मंदिर के पास मांस की बिक्री पर पूरे तरीके से रोक लगाने की मांग की गई है। जो हमारे मंदिर है, मंदिर के सामने ही, मंदिर के जस्ट सामने ही वहाँ पे मांस बिक रहा है, वहाँ पे कच्ची शराब बेची जा रही है। जबकि हमने कई बार थाने में इसका शिकायत भी दर्ज किया, पुलिस आते हैं पर कुछ होता नहीं है। इसलिए हमारे जितने लोग हैं, हम सब लोग मिलकर के आज उप जिला अधिकारी के पास आए हैं कि इसको जल्द से जल्द बंद कराया जाए। अगर ये बंद नहीं होगा तो जितने भी हिंदू लोग हैं, जितने हमारे भाई लोग हैं, सब रोड पर उतर आएंगे और जो है आक्रोश जताएंगे। इसको जल्द से जल्द बंद किया जाए। रामनगर कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए एक आरोपी को गांजे के साथ गिरफ्तार करते हुए उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया है कि पुलिस की ओर से मुखबिर की सूचना पर ट्रांसपोर्ट नगर के पास शहीद पार्क के पीछे लखनपुर निवासी रोहित ठाकुर को हिरासत में लेते हुए उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से 2 किलो से ज्यादा गांजा बरामद हुआ है। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस के द्वारा आरोपी की बाइक को भी सीज किया गया है और आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के साथ मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई हुई है। कोतवाल ने बताया कि रामनगर पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहने वाला है। रामनगर पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध अभियान लगातार जारी है। आज रामनगर पुलिस द्वारा एक अभियुक्त रोहित को 2 किलो 132 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है, माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। देहरादून दूधली वाया बाईपास मार्ग की सिर्फ 6 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर ग्रामीणों के सब्र का बांध अब टूट चुका है। आज जहां विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई तो वहीं ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करते हुए रोड जाम कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि 3 मुख्यमंत्रियों की घोषणा के बावजूद अभी तक सड़क चौड़ीकरण नहीं किया गया। ग्रामीणों ने अब पूरे तरीके से लड़ाई का मन बना लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि अब जब तक सड़क का चौड़ीकरण नहीं हो जाता तब तक हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। देखिए, हम रणनीति आगे की तो ये है कि ये आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं। हमारा सरकार से सिर्फ इतना निवेदन है, जैसे चौड़ीकरण का अगर आप लोगों ने एक बार दे दिया तो इसको चौड़ीकरण कर दो ना। आज यहाँ दिन पर दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, आज किसी और का बच्चा, कल किसी और का बच्चा। हमारे बच्चे भी सड़कों में चलते हैं, ये लोग वॉक करने नहीं जा सकते, वॉक करने जाते हैं स्पीड इतनी रहती है गाड़ियों की, बाइकों की, चलते चलते टक्कर दे देते हैं। बस हम सरकार से इतनी निवेदन करते हैं, जैसे बहनेवाला की साइड एक तरफा बुलडोजर चला है, यहाँ बस थोड़ा सीमेंटेड या ये कंकड़ डाल के नहीं होगा। अब जैसे बहनेवाला की साइड एक तरफा चला है बुलडोजर, वैसे यहाँ भी एक तरफा ही चला दे। पहले तो सरकार को हम जगाना चाहेंगे, सरकार जाग जाए, क्योंकि ये मार्ग दूधली डोईवाला मार्ग काफी क्षतिग्रस्त है और बहुत छोटा है। चौड़ीकरण के लिए हमने इसके लिए धरना प्रदर्शन किया है। डोईवाला विधानसभा क्षेत्र का मैं दुर्भाग्य ही कहूँगा ये कि इस क्षेत्र को 2 मुख्यमंत्री मिल चुके हैं, मगर उसके बावजूद ये सड़क नहीं बनी। कोई हम अपने घर की सड़क की तो मांग नहीं कर रहे हैं, सार्वजनिक सड़क है और इस सड़क पे इतना लोड है। बड़े बड़े डंपर अभी आपके सामने यहाँ से जा रहे हैं, आप दिखाइएगा भी, बड़े बड़े डंपर, ट्रैक्टर, ट्रॉले यहाँ से जाते हैं। कई लोगों के एक्सीडेंट हो चुके हैं, कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और दूसरी ओर जो टोल से बचने के लिए, टोल में जो पैसा लगता है उससे बचने के लिए हैवी ट्रैफिक इस रोड पे डाइवर्ट किया जाता है। इस रोड से लोग जाते हैं और आज विधानसभा सत्र चल रहा है तो भी सारा ट्रैफिक इस पे डाइवर्ट कर दिया गया है। तो मूलभूत चीज है जिसकी हम लोग मांग कर रहे हैं। जो ये प्रथम चरण की स्वीकृति हमें मिली थी 2017 की घोषणा है माननीय मुख्यमंत्री जी की, उसमें हमने सारी कार्रवाई कर दी है और इसका जो रोड बनाने का एस्टीमेट है वो हमने भेज दिया था। शासन में कुछ ऑब्जर्वेशन थे, उसको अमेंड करके
दोबारा भी भेज दिया है। दोबारा भेजने के बाद इसकी हमने प्रेजेंटेशन भी अभी पिछले सोमवार को कर दिया है। कुछ प्रेजेंटेशन में ऑब्जर्वेशन थे, उसका दोबारा से हमें प्रेजेंटेशन करना है, जो कि हम 1-2 दिन में कर देंगे और जल्दी इस पे शासन स्तर से जो स्वीकृति की कार्रवाई के संबंध में कार्रवाई की जाएगी और शीघ्र इसका निर्माण किया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।